नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान संप्रेक्षण के विविध मॉडल में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपने पिछले वक्तव्य में हमने अरस्तू के संचार मॉडल पर विस्तार से बातचीत की थी। आज हम लॉसवेल के संचार माध्यम पे बात करेंगे कि उन्होंने संचार के किस मॉडल के बारे में बात की है। लॉसवेल का संचार मॉडल संचार को संदेश के प्रसारण के रूप में देखता है। इस मॉडल का प्रभाव परिणाम होता है। मॉडल के अनुसार संचार के तत्वों में परिवर्तन होने पर प्रभाव भी निश्चित रूप से बदल जाता है। लॉसवेल का मॉडल एक्शन मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। ये 5 मूलभूत प्रश्नों को संबोधित करता है, जिससे कम्युनिकेशन प्रोसेस के विश्लेषण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान हो जाती है। इस रूपरेखा के माध्यम से हम लॉसवेल के संचार मॉडल को आसानी से समझ सकते हैं। इस रूपरेखा के अनुसार मॉडल के प्रमुख घटकों के रूप में संचारक, संदेश, माध्यम, दर्शक अथवा प्राप्तकर्ता या जिसे हम कई बार ग्रहीता भी कहते हैं, तथा प्रभाव। इन प्रमुख घटकों के ऊपर ये संचार मॉडल काम करता है। ये मॉडल 5 प्रश्नों के उत्तर देता है। ये संदेश किसने बनाया? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कौन सा चैनल प्रयोग किया है? यहाँ चैनल का मतलब है टीवी के माध्यम से उन्होंने अपना संदेश दिया, रेडियो के माध्यम से दिया, फेसबुक के माध्यम से दिया या ब्लॉग के माध्यम से दिया। ये बात किससे कही? श्रोता कौन था? कौन उस संदेश को ग्रहण करने वाला था? तथा संदेश का रिसीवर जो प्राप्त करता है उस पर क्या प्रभाव पड़ा? जब हम इन 5 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, तब हम कह सकते हैं कि लॉसवेल ने जिस मॉडल की बात की है संचार के, वो संपूर्ण हुआ। कौन? किस ऑर्गेनाइजेशन में कौन एक मैनेजर हो सकता है, निर्देशक हो सकता है, एक टीम लीडर हो सकता है या स्पीकर हो सकता है, जो विषय, संदेश या कम्युनिकेशन की शुरुआत करता है। उदाहरण के लिए एक मार्केटिंग मैनेजर किसी प्रोडक्ट के लिए एक नया एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग की शुरुआत करने का निर्णय लेता है। क्या कहता है? संदेश का कंटेंट वह है जो कम्युनिकेटर दर्शकों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। मार्केटिंग मैनेजर के मैसेज में उस प्रोडक्ट का, उस वस्तु का, उस चीज़ का, उसको आप कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? आप बताएंगे कि उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसे लेने के, प्राप्त करने से आपको क्या लाभ होगा। लाभों के साथ साथ आप हानि ज़रूर बताएंगे, पर आप ये बताएंगे कि हानि कम है, लाभ अधिक है। आप कंपेयर करेंगे दूसरे प्रोडक्ट से उसको, और तब प्रचार प्रस्तावों के बारे में विभिन्न प्रकार के विवरण भी उसमें शामिल किए जाएंगे। किस चैनल के माध्यम से? अर्थात मार्केटिंग मैनेजर कि टारगेट ऑडियंस क्या है, इसके अनुसार
वह अपने लिए चैनल को या माध्यम को चयनित करता है। अखबार के द्वारा उसने एडवर्टाइज करना है, टीवी के माध्यम से करना है, सोशल मीडिया के माध्यम से करना है, किसके माध्यम से उसने अपनी बात कहनी है, ये किस तरह से, किस चैनल के माध्यम से वो अपना संदेश प्रेषित करे, जिससे अधिक लोगों तक ना केवल उसकी बात जाए, असरदार तरीके से उसकी बात का संप्रेषण हो। किससे? टारगेट ऑडियंस कौन सी है, वो कौन सा समूह है जो उसकी संदेश से प्रभावित होगा, जिस तक वह अपने संदेश को पहुंचाना चाहता है। मान लीजिए कि एक बड़ी गाड़ी का लॉन्च होना है, तो मार्केटिंग मैनेजर निम्न वर्गीय लोगों को अगर अपना टारगेट बनाता है तो वहाँ उसका संदेश विफल हो जाएगा। उसे उच्च वर्ग के लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना होगा। यह संदेश किस ग्राहक तक पहुंचे जिससे अधिक उस प्रोडक्ट की बिक्री हो सके, ये काम भी देखने वाला है कि हमें अपना संदेश किसको पहुंचाना है, कौन हमारा टारगेट है। तो उस टारगेट के अनुसार वो शिक्षित है, अशिक्षित है, किस वर्ग विशेष का है। अगर मान लीजिए मार्केट में 5 तरीके के साबुन हैं, तो आपको उनसे बेहतर अपने साबुन को दिखाना है। तो एक निम्न वर्गीय जो परिवार है वो 5 रुपए का साबुन भी ले सकता है और एक उच्च वर्गीय परिवार वाला व्यक्ति 50 रुपए का साबुन भी ले सकता है। तो आपका प्रोडक्ट क्या है और आपका टारगेट कौन सा वर्ग है, इसे ध्यान में रखकर हमें अपने संदेश को प्रेषित करना होता है। किस प्रभाव से? कम्युनिकेशन की सफलता दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्धारित होती है। कैंपेन की प्रभावशीलता को बढ़ी हुई प्रोडक्ट, पूछताछ, वेबसाइट, ट्रैफिक अथवा अंततः बिक्री से मापा जाता है। कितने लोगों ने, अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हमने अभी साबुन का उदाहरण लिया था, तो कितने लोग जाकर उस साबुन के बारे में पूछ रहे हैं। पूछना भी अपने आप में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है उनके मन में, इसलिए वो उसके बारे में पूछ रहे हैं। अगर किसी वेबसाइट पे उसकी बातचीत चल रही है तो कितने लोगों ने उसे हिट किया, कितने लोगों ने उसको देखा। आजकल ऑनलाइन परचेजिंग चल रही है, तो कितने लोगों ने एक प्रोडक्ट के बारे में बार बार उसको हिट करके जानने की कोशिश की कि अब इस प्रोडक्ट को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने रिव्यू दिया, कितने लोगों ने उसको खरीदा। इन सबको देखकर इसका प्रभाव ग्राहक के ऊपर पड़ता है और वो संदेश कितने प्रभावशाली रूप में ग्राहक तक पहुंचा, श्रोतक तक पहुंचा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस प्रोडक्ट की कितनी बिक्री हुई है। उदाहरण के लिए टीवी पर एक गाड़ी का विज्ञापन चल रहा है। अचानक से श्री विजय कुमार आते हैं और वो अपने ब्रांड को अन्य गाड़ियों के ब्रांड से सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देते हैं। वे अपनी बात को दर्शकों पर इतने प्रभावशाली ढंग से कहते हैं कि मेरी गाड़ी में मारुति की तुलना में, होंडा की तुलना में या किसी और गाड़ी कंपनी की तुलना में ये अन्य विशेषताएं हैं। इससे ग्राहक को ना केवल मूल्य में अपितु मूल्य के साथ साथ
उसे कौन कौन सी और सुविधाएं दी जा रही हैं, उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। अतः मिस्टर विजय अपनी दर्शकों को इस बात के लिए बाध्य कर देते हैं कि वो ध्यानपूर्वक उनकी बात को, उनके संदेश को सुने। उनके इस प्रकार से प्रभावशाली रूप में अपनी बात को कहने से क्या प्रभाव पड़ता है कि उनकी गाड़ी की बिक्री और अधिक होने लगती है। कंपनी में बिक्री अधिक होती है, जिससे उन्हें भी लाभ मिलता है। यहाँ श्री विजय संचारक हैं। उनका संदेश गाड़ी की सर्वश्रेष्ठता को प्रमाणित करता है। वे संदेश के लिए जिस माध्यम का, जिस चैनल का प्रयोग करते हैं, वे टेलीविज़न है। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न में वो एक साथ अपने संदेश को बहुत सारे लोगों तक सहजता से संप्रेषित कर सकते हैं और एक साथ बहुत सारे लोगों को टारगेट करने के कारण उनकी कंपनी की बिक्री भी अधिक होने लगती है। तीसरा संचार का मॉडल है शैनन वीवर मॉडल। इस शैनन और वीवर कम्युनिकेशन मॉडल को हम इस प्रकार की रूपरेखा के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। संचार के सबसे लोकप्रिय मॉडल के रूप में गणितज्ञ शैनन वीवर मॉडल को देखा जाता है। इन्होंने द्विपक्षीय विश्व युद्ध में बेल टेलीफोन प्रयोगशालाओं में अपना काम करते समय इस संचार मॉडल का उन्होंने प्रयोग किया। वे जानना चाहते थे कि मानव संचार के लिए कौन से चैनल सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। शैनन और वीवर संचार मॉडल एक रैखिक गणितिक संचार अवधारणा है। इस मॉडल के प्रमुख घटकों पर अगर हम बात करें तो इसके प्रमुख घटक हैं प्रेषक, जिसे हम इंफॉर्मेशन सोर्स भी कहते हैं, एनकोडर, जिसे हम ट्रांसमीटर कहते हैं, चैनल, कम्युनिकेशन चैनल कि किस माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही, डिकोडर और रिसीवर। ये 5 घटक हैं जिन पे ये मॉडल काम करता है। शैनन वीवर संचार मॉडल एक गणितीय मॉडल है जिसे 1948 में शैनन और वीवर ने तकनीकी संचार प्रणालियों के लिए विकसित किया था। यह स्रोत, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर और गंतव्य जैसे घटकों के माध्यम से सूचना प्रवाह का वर्णन करता है। इस मॉडल में शोर, जिसे हम नॉइस कहते हैं, वो भी एक घटक के रूप में काम करती है। क्योंकि वीवर और शेवर का मानना है कि जब शोर बहुत अधिक हो जाता है कहीं पर, तो संदेश पूरी तरह से श्रोता तक प्रेषित नहीं हो पाता। शोर दिए जाने वाले संदेश को किसी ना किसी रूप में विकृत कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो विकृत करे, पर हो सकता है कि संदेश थोड़ी बहुत विकृत रूप में अपने दर्शकों तक पहुँचे। ट्रांसमीटर मैसेज को कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से संचरण के लिए उपयुक्त सिग्नल में एनकोड करता है
उदाहरण के लिए विज्ञापन कैंपेन की सामग्री और दृश्य अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित करने के लिए डिजिटल सिग्नल में तब्दील कर दिए जाते हैं। अगर आप टेलीविज़न पे कोई बात कह रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म अलग है, इसलिए वहाँ पर संदेश देने के लिए जिन सिग्नल्स का काम में प्रयोग किया जाता है वो प्रिंट मीडिया में बिल्कुल अलग है। संचार चैनल किसे कहेंगे? ये उस माध्यम या मार्ग को संदर्भित करता है जिसका प्रयोग प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक एन्कोडेड मैसेज को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। वक्ता अपने संदेश को देता है, संचार चैनल उसे कोड में डालकर प्रेषक तक पहुंचाता है। यह माध्यम है जिसके द्वारा संदेश को प्रेषित करने में हमें सफलता मिलती है। उदाहरण के लिए टेलीफोन लाइन, टेलीविज़न, विज्ञापन प्लेटफॉर्म्स या रेडियो तरंगें। शोर, जब बहुत अधिक शोर होता है कहीं पे और दो लोग बात कर रहे हैं तो वक्ता क्या कह रहा है, वो क्या संदेश देना चाह रहा है, श्रोता तक वह संदेश उचित रूप में प्रवाह के साथ नहीं पहुंच पाता। उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप की संभावना हो जाती है। रिसीवर या जिसे हम डिकोडर भी कहते हैं, वो संदेश को डिकोड करके उसे समझकर कि वक्ता ने संदेश में क्या कहा है, उसके मूल विचारों को ग्रहण करता है और फिर वो उसके अनुसार कार्य करता है। गंतव्य, वह व्यक्ति या वह संस्था कही जाएगी जिसके लिए संदेश भेजा गया था। इस तरह से हमने देखा कि शेवर और वीवर का जो मॉडल है उसमें अन्य मॉडलों की तुलना में शोर को भी एक घटक के रूप में उन्होंने प्रयुक्त किया है। वर्लो का कम्युनिकेशन मॉडल, इस मॉडल को हम इस रेखकीय रूपरेखा के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्लो के प्रारूप में SMCR, इन शब्दों के, इन वर्णों के क्या अर्थ हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। S मतलब सोर्स, प्रेषक, वक्ता, संदेश देने वाला कौन है। M का अर्थ है मैसेज या संदेश, वो क्या संदेश दे रहा है। C का मतलब चैनल, माध्यम, किस माध्यम से प्रेषक अपने संदेश को देना चाह रहा है। और R का मतलब होता है रिसीवर, अर्थात प्रापक, श्रोता, ग्रहिता, वो कौन से वर्ग का है, किस शैक्षिक स्थिति का है, उसके अनुसार वक्ता, प्रेषक अपने संदेश को विभिन्न चैनलों के माध्यम से देता है। वर्लो का मॉडल मैसेज के भावनात्मक आयाम पर विचार करता है। SMCR मॉडल कम्युनिकेशन गतिशीलता को अधिक व्यापक रूप से समझने के लिए स्रोत, मैसेज, चैनल और रिसीवर, इन घटकों को अपने मस्तिष्क में ध्यान से रखता है। उन तत्वों को रेखांकित करता है
जो कम्युनिकेशन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं और प्रोसेस में शामिल घटकों को पहचानने का भी प्रयास करता है। स्रोत, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक और नॉइज़, ये वो तत्व हैं, घटक हैं जिनके माध्यम से हम इस मॉडल को आसानी से समझते हैं। स्रोत, प्रोजेक्ट मैनेजर मैसेज के स्रोत या प्रेषक के रूप में कार्य करता है, जिसका लक्ष्य अपनी टीम को, अपने नीचे काम करने वाले लोगों को, अपने सहयोगियों को एक खास जानकारी उपलब्ध कराना होता है। ये खास जानकारी उसके संदेश को और लोगों तक प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसलिए इसका विशेष होना, सीमित शब्दों का प्रयोग करना, उन सीमित शब्दों में ही संदेश को इतनी गहराई से अंकित कर देना कि वो प्राप्तकर्ता पर अपना विशेष प्रभाव अंकित करे, ये स्रोत या स्रोतकर्ता या जिसे हम प्रेषक कहते हैं उसकी विशेषता के ऊपर, उसकी विद्वत्ता के ऊपर निर्भर करता है। एनकोडिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर विचारों को एक मैसेज में बदलकर जानकारी को अनकोड करता है, जो ओरल कम्युनिकेशन, लिखित दस्तावेज या विजुअल प्रोटेक्शन के रूप में हमारे सामने आता है। 3 तरीके से हम अपनी बात करते हैं। या तो हम सामान्य रूप से, मौखिक रूप से अपनी बात को एक दूसरे तक प्रेषित करते हैं, या हम लिखकर एक दूसरे को अपनी बात से अवगत कराते हैं, या हम विभिन्न चैनलों के माध्यम से, विजुअल चैनल, टीवी हो गया, उसके माध्यम से हम अपनी बात को कहते हैं। मैसेज में प्रोजेक्ट से संबंधित सभी विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं, लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है, विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं और तब जाकर कोई भी संदेश अपने आप में पूर्णता प्राप्त करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर अपने संदेश को भेजने के लिए उपयुक्त कम्युनिकेशन चैनल का चयन करता है। जैसे कोई संदेश है, उसे देखना है कि क्या मैं इस संदेश को आमने सामने एक बैठक के रूप में अगर हम बात करें तो क्या ये संदेश अधिक महत्वपूर्ण तरीके से, प्रभावी रूप से दूसरे तक पहुंचेगा, या ईमेल द्वारा मुझे इस संदेश को देना है। ये कौन सा टूल अपनाना है, कौन सा माध्यम अपनाना है जिससे मैं इस संदेश को अपने ग्रहीता के पास प्रेषित कर सकूं। टीम के मेंबर मैसेज को प्राप्त करते हैं और तब प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा या प्रेषक द्वारा दी गई जानकारी की व्याख्या की जाती है। इसी संदेश की व्याख्या करने को डिकोडिंग कहते हैं, कि उसने संदेश को डिकोड कर लिया, उसने समझ लिया कि वक्ता या प्रेषक उसे क्या संदेश देना चाहता है, उसे क्या काम करवाना चाहता है, और तब जो टीम के मैनेजर हैं वो मैसेज को रिसीव करके उन्हें प्रोजेक्ट की ज़रूरतों, डेडलाइन और डिलीवर करने की तिथि को समझकर उसे अन्य लोगों में काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उन्हें सौंप देते हैं कि इस समय विशेष तक आपको ये काम करना है। मैसेज को प्राप्त करने के बाद टीम मेंबर में से वक्ता जो है वो फीडबैक लेता है, स्पष्टीकरण मांगता है,
चिंता व्यक्त करता है और प्रोजेक्ट के दायरे की अपनी समझ की पुष्टि करता है। इस तरह से जब तक फीडबैक वक्ता तक वापस नहीं पहुंचता, वक्ता को ये समझ नहीं आता है कि उसके द्वारा दिए गए संदेश को सही रूप में ग्रहिता ने ग्रहण किया भी है या नहीं किया। जैसे पहले भी बताया कि नॉइस जो है वो किसी की में भी हस्तक्षेप कर देती है, इसलिए कम्युनिकेशन में भी नॉइस बाधा उत्पन्न कर सकती है। इससे बैठकों में ध्यान इधर उधर भटक सकता है, भाषा में बाधा उत्पन्न आती है, बोलने वाला बोलते समय शब्दों का चयन ठीक से नहीं कर पाता और आभासी कम्युनिकेशन के दौरान तकनीकी गड़बड़ियां हमारे सामने उत्पन्न हो जाती हैं। बर्लो का ये मॉडल सटीक मैसेज भेजना सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट एनकोडिंग और डिकोडिंग के महत्व पर जोर देता है। इस तरह से हमने ये देखा कि इस मॉडल में फीडबैक को भी महत्व दिया जाता है, जिससे प्रोजेक्ट मैनेजर इस बात का आकलन कर लेता है कि टीम मेंबर ने उसके उद्देश्यों को ठीक से समझ लिया है और किसी भी प्रकार की गलतफहमी आगे नहीं होगी। अपने अगले वक्तव्य में हम और विभिन्न मॉडलों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।